हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं पूजा और अगर यहाँ पर हम हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो कि रिलेटेड है आपके पार्ट 1 से। इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइंड करा दूं कि मैंने आपको प्रीएम्बल कराया हुआ है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको करा दिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, जो रिलेटेड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में हमारे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक के कवर होते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या है और क्या क्या कैसे कैसे समझना है। तो आर्टिकल फर्स्ट, और ये जो आपका दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये हमारा क्लॉज 1। तो आर्टिकल का क्लॉज 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब है कि इंडिया, जिसे हम इंडिया कहते हैं, वह भारत भी है। ठीक है, तो आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये दोनों नाम लिखे गए हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें काफ़ी बहस हुई थी कि कुछ लोग कहते थे कि नहीं सिर्फ इंडिया बोलेंगे, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं भारत बोलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि चाहे हम इंडिया यूज़ करें चाहे हम भारत यूज़ करें, ये दोनों जो नाम है वो एक ही कंट्री के हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अब नेक्स्ट है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है ये हमारा बताता है हमारे कंट्री का नेचर। हमारा जो कंट्री है वो यूनियन है, मतलब यहाँ पे काफ़ी जैसे कि बाकी कंट्रीज में है कि अलग अलग रिलीजन के लोग नहीं रहते, मतलब कि सारे एक कम्युनिटी के होते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एंड सबसे ज़्यादा अलग अलग रिलीजियस को मानने वाले लोग हैं, और सबके पास फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करें, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए ये कहा जाता है देयर इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये सारे अलग अलग तरह के लोगों को एक यूनियन बना के रखता है, इसलिए ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये फेडरेशन कंपैरिजन में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या डिफाइन करता है, हमारी पॉलिटी, यानी कि हमारे जो कंट्री है उसकी राज्य व्यवस्था कैसी है। अब हम आते हैं हमारे आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 पर। तो ये जो क्लॉज दे रखा है ये 2 है। इसमें हमारा दे रखा है नेम एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट एंड यूटीज। हाँ, इस आर्टिकल के अंदर जो हमारे स्टेट्स के नेम और टेरिटरीज के नेम है वो दे रखे हैं। ये जो क्लॉज है ये कहाँ दे रखा है, शेड्यूल 1 में मेंशन है। ये इसमें जो इसकी लिस्ट है इससे रिलेटेड वो शेड्यूल 1 में पूरी मेंशन है। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 पर, जिसमें दे रखे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या अंदर डिफाइन है, इसमें स्टेट्स आते हैं, सेकंड आपके यूटीज आते हैं। यूटीज अब इसमें भी 2 तरह के, ठीक है। ये जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो होती हैं सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट, जो कि जहाँ जो कंट्रोल होती हैं सेंट्रली लेवल से, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं टेरिटरीज दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेट इन फ्यूचर, जो टेरिटरीज हैं पर इन फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेट होंगी, हो सकता है सेंट्रली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन की। तो यूनियन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट्स का जो संघ है उसे हम यूनियन कहेंगे। तो देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ पावर, ठीक है। और ये जो स्टेट्स हैं वो होंगी सब नेशनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरेशन। फेडरेशन को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस ऑफ अदर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। ये जो हमारा है पोर्शन फेडरेशन का, ये हमारा हमें मिलता है आर्टिकल 246 में, जो कि डिफाइन है आपके शेड्यूल 7 में, जिसमें लिस्ट दे रखी है आपको सब्जेक्ट की और कैटेगरीज की, कि कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज ये कैटेगराइज्ड हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं रीजन ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन लाने का रीजन क्या था? तो जो ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने 2 रीजन बताए थे फेडरेशन के। उनके अकॉर्डिंग ये 2 रीजन क्या थे वो ये हम देखेंगे। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। इसका मतलब हमारा जो फेडरेशन है ये अमेरिका की तरह एक एग्रीमेंट बेस नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, हमारी जो हमारा जो राज्य व्यवस्था बेस्ड है वो एग्रीमेंट बेस नहीं है, वो एक हम कह सकते हैं कि यूनियन बेस है। अब नेक्स्ट हमारा इसका रीजन क्या था? द स्टेट हैव नो राइट्स टू सीक इट फ्रॉम द फेडरेशन। और किसी भी स्टेट को अपने संघ से अलग होने का या फेडरेशन से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसके 2 रीजन थे कि एक एग्रीमेंट बेस नहीं होता और किसी भी स्टेट को अपने फेडरेशन से या अपने संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों आपके रिलेट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। ठीक है कि नए स्टेट की हम जब एस्टेब्लिश करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट के पास लॉ होता है। तो इसमें डिफाइन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास लॉ है कि वो किसी स्टेट, नए स्टेट के लिए किसी एरिया को या किसी स्टेट को एडमिट कर सकती है और नए स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकती है एज अ न्यू स्टेट। ये उसके राइट्स होते हैं कि वो ये काम कर सकती है पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 जो है ये डिफाइन करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट। इंटरनल रीएडजस्टमेंट से मतलब है कि फॉर्मेशन, फर्स्ट इसका आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कि अगर जो हमने न्यू स्टेट बनाई है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें अंदर से चेंज कर सकते हैं या क्या क्या राइट्स और हैं हमारे पास। तो इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से मतलब है कि अंदर फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं। some part can be removed from a state and used to become new state। अगर हम कोई भी न्यू स्टेट बनाएंगे, पार्लियामेंट कोई भी न्यू स्टेट बनाएगी तो उसको ये राइट है कि वो किसी स्टेट से या किसी यूटी से कोई भी पार्ट रिबूट कर सकती है, मतलब कि अलग कर सकती है और एज अ न्यू स्टेट उसको एस्टेब्लिश कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड। नेक्स्ट इसका इंटरनल रीएडजस्टमेंट क्या है? इंक्रीजिंग द एरिया। पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी न्यू स्टेट के एरिया को अगर वो चाहती है तो वो उसे इंक्रीज भी कर सकती है और थर्ड के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज भी कर सकती है उस एरिया को। एरिया बाय द लैंड, ठीक है, ऑब्वियसली लैंड से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्टर बाउंड्रीज। ऑल्टर बाउंड्रीज से रिलेटेड है जैसे कि बाउंड्री, जैसे कि डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं जहाँ पर सीमा होती है तो वो बाउंड्रीज होती हैं। अगर हमें लगता है कि हमें इस दूसरी साइड से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट ये राइट है उसके पास कि वो ये डिसीजन ले सकती है कि वो बाउंड्रीज को ऑल्टर करा सकती है या और ऊंचा करवा सकती है। तो चेंज टू बॉर्डर डिस्प्यूट टू चेंज द बाउंड्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ऑल्टर नेम्स। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकती है, उसके पास ये राइट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 3। अब जो आर्टिकल 3 का हमने पढ़ लिया रीएडजस्टमेंट क्या क्या हो सकता था, पर इसका प्रोसीजर क्या है करने का वो अब हम आगे समझते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रोसीजर है प्रेसिडेंट विल रिकमेंड टू पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट में रिकमेंड करेगा अपने बिल को कि मेरे अकॉर्डिंग ये चेंजेस होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट हैज टू रेफर बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट चाहे तो वो इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को भी पेश कर सकता है, बट जब वो पेश करेगा तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये राइट होगा कि वो अगर चाहे तो एक्सेप्ट करे और अगर उसे कोई भी इसमें कमी लगती है तो वो इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है।
नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी बाय द ऑर्डिनरी लॉ। अब जो इसका जो रूल्स पास होगा, चाहे स्टेट लेजिस्लेटर इस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे या रिजेक्शन दे, उसका कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट में ये जो बिल पास होगा वो सिंपल मेजोरिटी बेस और ऑर्डिनरी लॉ बेस पे पास होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट में पेश कर सकता है, अगर उसको मन करता है तो वो इसे स्टेट लेजिस्लेचर को पेश करेगा, अगर और स्टेट लेजिस्लेचर को पेश किया जाएगा तो वो इसके कंसेंट में अपना एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कुछ भी दे सकता है, और उसका इस बिल पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट को ये बिल सही लगता है तो वो सिंपल मेजोरिटी या ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग इसे पास कर सकता है। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट कैन redraw the political map of India according to its will। ठीक है, जो पार्लियामेंट है इस मैप को अकॉर्डिंग टू इंडिया मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बिल है उसके अकॉर्डिंग इसे पास कर सकता है। Hence the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the constitution। और इसका जो existence है वो किसी भी state को guaranteed नहीं करता है by the constitution। ठीक है, therefore India is rightly described as an indestructible union of destructible state। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास राइट है कि वो किसी स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर उसकी मान्यता खत्म कर सकती है, बट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं है कि वो यूनियन को खत्म करे। पर जो यूएसए है, हमारा अमेरिका है, उसमें ये अलग है। अमेरिका क्या है, एक एग्रीमेंट बेस है, इसलिए ये होता है एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेट यूनियन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? मोस्टली इस पर से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है थोड़ी, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें लिखी हुई थी ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चले। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमने आर्टिकल 4 पर। आर्टिकल 4, वॉट एवर द लॉ। ठीक है, जो भी हमने आर्टिकल 2 में पढ़ा था एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा और उसका रीएडजस्टमेंट कैसे होगा आर्टिकल 3 के अंदर, तो दोनों में जो लॉ दे रखा है, वॉट एवर द लॉ will not may consider as constitution amendment under article 368। ठीक है, तो ये जो आपके लॉ थे आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड, ये आपके कंसिडर नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। जो आर्टिकल है 368 में यह आपके डिफाइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है? ऑर्डिनरी प्रोसीजर और ऑर्डिनरी लॉ। नेक्स्ट हमारे दो पार्ट्स आते हैं। इसको अमेंड कैसे किया जा सकता है, मतलब कि अमेंड इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी प्रोसीजर और ऑर्डिनरी लॉ। नेक्स्ट हमारे होते हैं दो पार्ट्स जो हैं वो आर्टिकल 368 होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इस पर बात करते हैं हम। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमने डिवाइड किया है 1950, एक 1956 और 2016। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 1950। देयर इज अ 4 पार्ट, ए बी सी एंड डी, ये आपके चारों पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका गवर्नर प्रोविंसेस होता है, सेकंड पार्ट जो है आपका प्रिंसली स्टेट्स थी, सेंट्रल, और थर्ड पार्ट में आपके थे सेंट्रल प्रोविंसेस यानी कि यूटीज, और जो था फोर्थ पार्ट है आपका उसमें है अंडमान एंड निकोबार। तो इसमें जो गवर्नर प्रोविंसेस थे उसके 9 स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट्स के 9, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड यूटीज के 10, अंडमान निकोबार 1। तो इस हिसाब से आपके यहाँ इस टाइम पे आपके 4 पार्ट्स थे एंड 29 स्टेट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 1956 वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर एक कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी, धार कमीशन। ठीक है, धार कमीशन कब एस्टैब्लिश की गई थी? आपकी स्टार्ट हुई थी जून 1948 में, जून 1948 में, और बाय द गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। ये इसका जो बेस था, यानी कि जो इसका थीम था वो क्या था, लिंग्विस्टिक बेस पे था कि हम जो सेपरेशन करेंगे स्टेट्स का वो लिंग्विस्टिक होना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए। इसके जो चेयरमैन थे वो थे एस.के. धार, और इनकी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई थी दिसंबर 1948 में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है जेवीपी कमीशन। जेवीपी कमीशन आई थी हमारे पास 1949 में। ये कांग्रेस पार्टी थी। जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, जैसे वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इसका मोटिव क्या था, लैंग्वेज एज द बेसिक ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसका जो इस कमीशन का जो बेसिक था वो इसी से रिलेटेड था, और इसकी जो रिपोर्ट थी वो अप्रैल 1949 में दी गई थी, जिसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट की हमारी हंगर स्ट्राइक बाय द 40 श्री रामालू। ठीक है, तो ये हंगर स्ट्राइक थी। ये जो 40 श्री रामालू थे ये भी एक कांग्रेस पार्टी के पर्सन थे। ये आए थे अक्टूबर 1953 में। इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने 56 डे तक स्ट्राइक की थी, ऑन लास्ट डे की डेथ हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र स्टेट, सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट। इसमें जब ये इनकी डेथ हो गई थी तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर काफ़ी मतलब फोर्स बनने लगा था, यानी कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव आने लगा था कि एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए। तो उन्होंने जो आंध्र स्टेट है उसको सेपरेट कर दिया था, और उसमें जो सेपरेट किए थे लोग वो तेलुगु स्पीकर्स थे, मतलब जो तेलुगु बोलते थे। मद्रास के जो एरिया में तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन्हें आंध्र स्टेट में मूव कर दिया था। नेक्स्ट आई थी फजल अली कमीशन 1953 में। इस कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी सितंबर 1955 में, और ये रिपोर्ट जो थी इसकी एक्सेप्ट हुई थी विद कंडीशंस। इसकी कंडीशंस क्या थी हमारी, पहले इसका मेन था फोकस कि वन लैंग्वेज वन स्टेट ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन था इसका कि ये चीज़ जो थी ये नहीं होनी चाहिए। और दिस कमीशन हैज यूज्ड 4 क्राइटेरिया। इसने जो यूज़ किए थे वो 4 क्राइटेरिया यूज़ किए थे कि सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लैंग्वेज एंड कल्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस कमीशन का। फाइनेंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वेलफेयर ऑफ पीपल एंड स्टेट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तब ये कमीशन को इसको एक्सेप्टेंस दी गई थी कि हाँ रीऑर्गेनाइजेशन का आपको एक्सेप्टेंस मिलता है। नेक्स्ट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जो थे हमारे पास, ये 40 स्टेट्स एंड 6 यूटीज हमारे पास हो चुके थे। जो हमारे पास 4 पार्ट्स और 29 स्टेट्स थे उसको अब मर्ज करते करते बनाते उसको 14 स्टेट्स हो गए थे एंड 6 यूटीज हो गए थे। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है 2016 तक का। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे 2016 तक का में क्या क्या हुआ था। तो फर्स्टली 1960 में बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉम्बे प्रोविंस हुआ था, जिसको डिवाइड किया गया था गुजरात में। गुजरात बना था 15th स्टेट, यहाँ पे 14 स्टेट हो गए थे ना, तो ये आ गया था हमारा 15th स्टेट एंड महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए थे। 1963 में नागालैंड अलग हुआ था, तो 16th स्टेट बना था। वॉज क्रिएटेड फ्रॉम आसाम। ठीक है, इसे आसाम से अलग करके बनाया गया था। 1966 में पंजाब हरियाणा हुए थे अलग, तो पंजाब तो था ही, और मेन इसमें से हरियाणा अलग हुआ था, वो 17th हुआ, और हिमाचल अलग हुआ था, वो आपका 18th हुआ। शाह कमीशन हैज सेपरेटेड पंजाब। जो शाह कमीशन थी उन्होंने पंजाब को सेपरेट किया था। जो शाह कमीशन थी वो द मास्टर तारा सिंह के अनुसरण में सेपरेट हुई थी। तो इस तरह से आपके 2016 में देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज।
और लास्ट आपका है कि 69th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यही था लास्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और बाकी थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।